धर्म से लाइक आई फॉलो हिंदुइज्म, बट जिसको आप लोग सिस्टम कहते हैं या दीन, देन आई फॉलो सेक्युलरिज्म और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे है। तो आप तो खुद इंडिया में नहीं रहते ना? और यही चीज मौलाना आजाद ने कही थी कि जो हिंदू पुराना जमाना वापस लाना चाहते हैं और जो मुसलमान पुराना जमाना वापस लाना चाहते हैं, ये दोनों ही गलत रास्ते पे हैं। ठीक है, तो एक तो चीज ये है कि किसी को इस वक्त ये नहीं है कि बाकायदा कोशिश चल रही है कि जी मुसलमान पुराना जमाना वापस लाना चाह रहे हैं, मुगल एम्पायर दोबारा खड़ा करना चाह रहे हैं, ऐसी कोई कोशिश मुसलमानों में हो नहीं रही है। हाँ, हिंदुओं में ऐसी कोशिश जरूर हो रही है। नहीं तो आप लोगों का तो पूरा तो हाँ, हमारा ये बात जरूर है, हम ये बात जरूर कहते हैं कि कुरान सबसे ऊपर है, कुरान सबसे ऊपर है, और इंसान, जब कुरान इंसानी लिटरेचर से ऊपर है और कॉन्स्टिट्यूशन को इंसानी लिटरेचर मानते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज गलत हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। हो सकती है, ठीक है। अच्छा, वेदों में कोई चीज गलत नहीं हो सकती? नहीं, उसमें नहीं हो सकती है। तो जिसमें कोई चीज गलत नहीं हो सकती वो ऊपर होगा ना उस चीज से कि जिसमें गलत हो सकती है, गलती का इम्कान है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज की सोसाइटी में एप्लीकेबल नहीं है, यही नहीं, बात ये नहीं हो रही है, बात एप्लीकेशन की नहीं हो रही, बात हो रही है मॉरल ग्राउंड पर कि वेदों में आपके नजदीक कोई चीज गलत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में गलती की पॉसिबिलिटी है, तो जिस चीज में गलती नहीं है ऑब्वियसली वो ऊपर होगा, वो ऊपर होगी उस चीज से जिसमें गलती है या गलती की पॉसिबिलिटी है। सिंपल लॉजिक है ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए समझने में। पर कॉन्स्टिट्यूशन की रेलेवेंस आज वेद से और कुरान से ज्यादा है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सुपीरियर क्या है। धार्मिक मामलों में सुपीरियर जो आपका धार्मिक ग्रंथ है वो है, और पॉलिटिकल मामलों तो भाई अगर ट्रैफिक लॉज हैं तो ट्रैफक लॉज के बारे में मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन ही को फॉलो करते हैं। बस मान लीजिए अगर किसी को, मान लीजिए अगर किसी को कहीं चोरी हो गई, तो चोरी का जो भी कानून इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया के किसी मुल्क में, यूएस में आप रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप वहां के लॉ को फॉलो करेंगे। आपसे ये किसने कहा है कि मुसलमान ये कहते हैं कि हम लोकल लॉ को फॉलो नहीं करेंगे? नहीं, मसलन आप ही तो कहते हैं ना कि सेक्युलरिज्म कुफ्र है। सेक्युलरिज्म, अगर मान लीजिए, सेक्युलरिज्म से वैसे डिफाइन करिए उसको, सेक्युलरिज्म क्या चीज है? नहीं, आपका ही वीडियो आया था जिसमें आपने कहा था कि दो टाइप का सेक्युलरिज्म होता है, एक फ्रेंच सेक्युलरिज्म और एक यूएस सेक्युलरिज्म, और जो है ये कुफ्र हैं दोनों ही। नहीं, सेक्युलरिज्म आपके नजदीक क्या है? सेक्युलरिज्म मेरे नजदीक तो ये है कि जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजियस बुक के ताबे नहीं है, और वो कोई भी रिलीजियस बुक के अगेंस्ट लॉस बना सकता है। हाँ, तो ठीक है। अब अगर आप देखें, आपकी जो फिक्र है ना, उसमें जो प्रॉब्लम है वो ये कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि रिलीजियस मामलों में हम वेदों को सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक है। फिर आप जब वेदों को आपने सबसे ऊपर रख दिया, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को या जो लीगल अथॉरिटीज हैं उनको ये राइट देते हैं कि वो रिलीजियस मामलों में वेदों को नीचे कर दें, वेदों के खिलाफ वो अपना फैसला दे दें। तो ग्लैड आपने ये पॉइंट उठाया, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। आई एम सो ग्लैड कि आपने ये पॉइंट उठाया, और यहीं पर डिफरेंशिएशन होता है बिलीफ और एक्शन के बीच। तो आपको जो है बिलीफ की आजादी मिलती है, पर एक्शंस की आजादी पूरी नहीं मिलती। अब कोई बोले कि मेरे रिलीजन में तो ह्यूमन सैक्रिफाइस है, तो मैं तो ह्यूमन सैक्रिफाइस करूंगा, चाइल्ड मैरिज है, मैं तो चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस करूंगा, या मेरे रिलीजन में जो है लाइक बहुत सारे लाइक पॉलीगैमी है, तो मैं तो पॉलीगैमी प्रैक्टिस करूंगा। पर कोई इस पॉलीगैमी की प्रैक्टिस को सही मान सकता है, बट अगर स्टेट मना करता है तो उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, और यही बात यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने 1879 में कही थी। ठीक है, आप भी यूएस में रहते हैं ना? हाँ, मैं भी यूएस में ही हूँ। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब आपके नजदीक इररिलेवेंट होना चाहिए अगर आप यूएस सिटीजन हैं? अभी मैं इंडियन सिटीजन हूँ सर। ठीक है, ठीक है, अगर आप यूएस सिटीजन है, मैं उस वक्त कह रहा हूं, अगर आप इंडियन सिटीजन है तो चलो ठीक है, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते रहे। यहां पर बात अब ये आ रही है कि हम सेक्युलरिज्म को क्यों इसकी अथॉरिटी दें कि वो जो मर्जी चाहे, जिस तरह का चाहे कानून बना ले? Then every person would be a state in himself, क्योंकि हर बंदा रिलीजन को अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। नहीं, मैंने कहा कि आपने सेक्युलरिज्म को ये अथॉरिटी दी है कि वो कोई भी कानून बनाए, किस बुनियाद पर, उसकी वजह क्या है? लॉजिकल रीजनिंग बताइए उसकी। लॉजिकल रीजनिंग यही है कि अगर जो है रिलीजियस लॉज को सुपीरियर समझा जाए तो एवरी पर्सन वुड बी अ स्टेट इन हिमसेल्फ, क्योंकि हर बंदा आपसे, मान लीजिए आप एक रिलीजियस स्टेट में रहते हैं, मसलन आप एक इस्लामिक गवर्नमेंट में रहते हैं, तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, कुरान और सुन्नत है, लेकिन जो माइनॉरिटीज हैं उनको अपने रिलीजन के ऊपर चलने की आजादी है।
वो अपने रिलीजन के ऊपर चले। यही बात है ना सर कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की कोई डेफिनेशन एक फिक्स नहीं है। नहीं ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। मुनीर मैंने जो पाकिस्तान मैंने आपको जो बात कही वो ये कि अगर हम हाइपोथेटिकली मान लें कि कहीं एब्सोल्यूट मैनर में इस्लामिक गवर्नमेंट पाई जाती है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत माइनॉरिटीज को, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनको अपने रिलीजन के ऊपर चलने की का इख्तियार है, आपको इससे कोई मसला है? मसला यह है कि कोई डेफिनेशन ही नहीं है, ना हिंदुइज्म की कोई डेफिनेशन है, ना भाई वो एक अलग मसला हो गया। मैंने अभी क्या बोला, मेरे अल्फाज पर गौर करें। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर कहीं एब्सोल्यूट मैनर में एक इस्लामिक गवर्नमेंट है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अब आप बताएं कोई मसला है? हाँ मसला है ना, अब मैं आऊंगा क्या मसले मसला क्या है जी। हाँ, तो वहां पर जो है मतलब हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो कोई मतलब नॉन मुस्लिम बन नहीं सकता है, राइट? ठीक है, बन सकता है कि बन सकता है? नहीं बन सकता, बिल्कुल, क्यों बनेगा? और कोई गवर्नमेंट पोस्ट वगैरह पे जा सकता है? गवर्नमेंट पोस्ट पे बहुत सारी बिल्कुल, आर्मी में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट नहीं बन सकता। बिन्नौरी टाउन का तो फतवा है कि कोई भी गैर मुस्लिम भैया बिन्नौरी टाउन, होल्ड ऑन, हम बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकली एक ऐसे इस्लामिक स्टेट की कि जहां पर एब्सोल्यूट लेवल पर इस्लामी रियासत हो। अब बिन्नौरी टाउन के फतवे को आप यहां कोट ना करें, क्योंकि हम देखें, मैं खुद मुफ्ती हूं, मैं 10 फतवों से इख्तिलाफ करता हूं। एक मुफ्ती का फतवा दूसरे मुफ्ती इख्तिलाफ कर सकता है, और दूसरी बात यह कि मुझे यह भी नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। बात यहां पर यह हो रही है। और जो मुस्लिम रूलर्स थे इंडिया में, औरंगजेब की अगर आप लिस्ट देखेंगे ना, हिंदू कितने उनके यहाँ मिनिस्ट्री में थे, तो मुसलमानों से ज्यादा लिस्ट है, नाम है उस लिस्ट में। तो उसको छोड़ दीजिए, हम हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि हेड ऑफ द स्टेट नहीं बनता, बाकी दूसरी पोजीशंस ले सकता है। अब आप मुझे बताएं कि इसमें क्या मसला है? बिकॉज इस्लामिक स्टेट क्या है इसकी डेफिनेशन पहले आप लाएंगे तभी। चले ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि एक आदमी के नाज़ी ख्यालात हैं या सोशलिस्ट ख्यालात हैं, वो अमेरिका में प्रेसिडेंट बन सकता है? क्यों, सोशलिस्ट होने का तो जो है लगाया जाता है इल्जाम, ओबामा पे भी, बाइडेन पे भी इल्जाम, और इस इल्जाम इसलिए लगाया जाता है ताकि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। लेकिन इमेजिन करें कि अगर ओबामा या उससे पहले जो भी दूसरे लोग थे वो ये कहें, मसलन वो था एक नाम जहन से लिया, वो प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल हुआ था, हाँ नहीं, अभी हाल फिलहाल में ही। तो एनीवेज, तो उसके ऊपर जो है ये इल्जाम लगा था कि वो सोशलिस्ट है और उसने उसका इनकार किया। इमेजिन करें कि अगर कोई ये मान ले कि हाँ जी मैं सोशलिस्ट हूं और मैंने नाज़ी पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन फाशिज्म बहुत अच्छी चीज है, मैं फाशिस्ट भी हूं, तो मुझे बताएं कि क्या वो प्रेसिडेंट बन सकता है? जी देखिए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसी कोई मुमानत है नहीं। हाँ, पर उसे जो है लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। नहीं, मुमानत है। बात तो यही हो रही ना कि आप नाज़ीज़म से, भाई अगर आपने कभी यूएस सिटीजनशिप अप्लाई करेंगे ना, तो जब उस फॉर्म को भरेंगे ना, तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि मेरा नाज़ियों से कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें लिखना पड़ेगा, तब आपको सिटीजनशिप मिलेगी। जी हो सकता है, इसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है। तो एक सेक्युलर नेशन में भी इस बात की गुंजाइश नहीं होती। आप ये कहते हैं कि सेक्युलर जो है वो बहुत ज्यादा ओपन होता है, मजहब के मामले में ओपन होता है कि आप अपने मजहब, जिस मजहब पर भी चाहे अमल करें, लेकिन जैसे ही सेक्युलरिज्म के मुकाबले में जो उसकी आइडियोलॉजी है, जैसे मसलन सेक्युलरिज्म की बैकबोन क्या है? कैपिटलिज्म है ना, जो उसकी बैकबोन है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आज के दौर में बात कर रहा हूं, अमेरिका में जो सेक्युलरिज्म है, फ्रांस में कैपिटलिस्ट सोसाइटीज है ना। हाँ, जैसे इंडिया में जवाहरलाल नेहरू से बड़ा सेक्युलर कौन हुआ है? पर अब मुझे एक बात नहीं, मैं आज के दौर की बात कर रहा हूं। अब आप मुझे बताएं कि इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जिस तरह सेक्युलरिज्म है किसी में, कैपिटलिज्म भी है किसी में, एक इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आप जरा सोशलिज्म को इंट्रोड्यूस करा कर देखें, नहीं करा सकते आप। हाँ, उसको लोग अपोज करेंगे। हाँ। तो ये जो आप, यानी सेक्युलरिज्म में भी अपोजिशन है ना, आप सेक्युलरिज्म में जो चाहे नजरिया नहीं रख सकते, जो चाहे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हर जगह रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आप ये ना कहें कि जी सेक्युलरिज्म में बड़ी आजादी है और मजहबों के अंदर मसला है। प्रैक्टिस पे तो 1980s में मैं एक बात सब आपको ज्यादा पता होगा, 1980-70 जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, अगर यूएस में पता भी लग जाता था ना किसी को कि ये कम्युनिस्ट है,
वो गायब हो जाता था दूसरे दिन। मतलब जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आज भी अगर आप मान लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए आप मसलन किसी सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, मसलन इंडिया में एक सेक्युलर नेशन है, एक आदमी ये कहता है कि वो खिलाफत की बात करता है, तो उसको एनआईए उठा लेगी? नहीं, तो मैं इससे एग्री नहीं करता हूं ना। नहीं, वो आपके आपके और मेरे एग्री डिसएग्री करने, हम बात कर रहे हैं इज्म्स की, हम आइडियोलॉजीज की बात कर रहे हैं। आपने एक आइडियोलॉजी को दूसरी आइडियोलॉजी से कंपेयर किया है, तो हमें ये देखना है कि आप एक आइडियोलॉजी जिसको सुपीरियर मान रहे हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि खालिस्तान की बात आप पीसफुली कर सकते हैं, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने खुद। हाँ, लेकिन पाकिस्तान की बात आप पीसफुली भी नहीं कर सकते, बात तो ये है ना। अब जी ये सब पॉलिटिक्स है, तो इसमें कोई वो नहीं है। मैं जहां तक मेरा ये मानना है, जब तक कोई हथियार उठाने की बात ना करे, नहीं, हम हथियार उठाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, तब तक सब हथियार उठाने, देखें, हथियार उठाने के खिलाफ हम आपसे पहले हैं। बात ये हो रही है कि अगर कोई मसलन एक सेक्युलर निजाम में रहते हुए खिलाफत की बात करता है, ठीक है, कि जी खिलाफत होनी चाहिए इस बुनियाद पर कि खिलाफत में जस्टिस ज्यादा है, सेक्युलरिज्म में नहीं है, तब भी सेक्युलरिस्ट उसको बर्दाश्त नहीं करते। नहीं करना चाहिए बर्दाश्त, हाँ। तो नहीं करते नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं ना। आपने एक आइडियोलॉजी को दूसरी आइडियोलॉजी से कंपेयर किया है, आपकी पर्सनल ओपिनियन की बात नहीं हो रही है यहां पर, ठीक है। यहां पर्सनल लेवल पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही है, आइडियोलॉजीज के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप जब एब्सोल्युटली ये स्टेटमेंट देते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है जो रिलीजियस स्क्रिप्चर से भी, तो फिर आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं। ये सारी बात चूंकि ईमेल्स पर नहीं हो सकती थी, इसलिए आप यहां आ गए, अच्छा हुआ। ये इस तरह की गुफ्तगू आमने सामने बैठकर होती। नहीं, तो आप भी तो कहते हैं ना कि रिलीजियस स्क्रिप्चर ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ठीक है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बस। बिल्कुल ठीक है, अगर यही आप इसी में खुश रहना चाहें तो फिर मेरे ख्याल से तो गुफ्तगू करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मैं उससे आपसे गुफ्तगू इसलिए हो रही है कि आप मुझे हफ्ते में ऑन एन एवरेज एक ईमेल करते हैं इस बात पे, ठीक है, इतने ईमेल करते हैं आप। तो अब इसका मतलब क्या है, आप ये चाह रहे हैं कि आपकी बात को कबूल किया जाए, जब तो ईमेल पे ईमेल्स आ रहे हैं ना। अब जब आपके पास कोई जवाब नहीं रहा तो आप ये कहते हैं नहीं, आपकी बात मेरी बात मेरे साथ, आपकी बात आपके साथ, तो भाई इसका जवाब दे फिर, वरना फिर ईमेल करना छोड़ो। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही समझता हूँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मैं सही नहीं समझता। ऑब्वियसली बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सही समझें। बात यह है कि अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही समझते हैं और चाहते हैं कि हम उसे तस्लीम करें, और इसीलिए आप हमें उसको बार बार ईमेल करते हैं, तो अब जब हमने आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो फ्लॉज और जो एरर्स हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको साबित किया, तो आपके पास सिर्फ ये डिफेंस है कि नहीं बस मेरे नजदीक ठीक है। दैट्स नॉट हाउ यू हैव अ कॉन्वर्सेशन। नहीं, तो मैंने तो आपसे क्लियर कर दिया ना कि एक्शंस और बिलीफ्स में फर्क समझना चाहिए। अब मसलन कोई बोले कि ह्यूमन सैक्रिफाइस मेरे रिलीजन का हिस्सा है, ठीक है, तो नहीं, मैं एक बात बताता हूं, देखिए सुन लीजिए, एक्शन अगर क्या किसी चीज के ताल्लुक से बात करने को आप एक्शन मानते हैं, या अभी आप इसको बिलीफ ही मानते हैं? बात करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, बात करने में ही आपत्ति है सेक्युलरिज्म में। बात यही हो रही है बस, कि आप सेक्युलर निजाम में, आप फ्रांस में, मसलन फ्रांस जो है सेक्युलरिज्म का, समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ा टेम्पल है, ठीक है, वहीं पर सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन और क्या क्या, भाई दो ही तो है ना, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, सेक्युलरिज्म इन दोनों की शादी से बना है। तो फ्रांस में जरा आप सेक्युलरिज्म के बारे में उसके खिलाफ बात करके दिखाएं। मैं अगर फ्रांस जाऊं ना और जाकर ये कह दूं कि सेक्युलरिज्म बहुत खराब चीज है, तो अगर मैं फ्रेंच सिटीजन नहीं हूं तो नेक्स्ट टाइम मुझे फ्रांस में एंट्री नहीं मिलेगी, मुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर होल्ड ऑन, और अगर फ्रेंच सिटीजन हूं और नेचुरलाइज्ड तरीके से, नहीं वहां का बॉन्ड नहीं हूं, मतलब मोराको इधर उधर से कहीं आए हो, तो मुझे वापस अपने मुल्क भेज दिया जाएगा, तुम निकलो, तुमने सेक्युलरिज्म के खिलाफ बात कैसे कर ली। एक्शन की बात नहीं हो रही भाई, होलोकॉस्ट डिनायल और कई सारे मसले हैं, पर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि मतलब इवन भाई इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंस्पायर्ड है। कोई नेताजी जो है वो, नहीं क्या नाम उनका, अम्बेडकर जी जो है वो अपने घर से नहीं लाए थे, उन्होंने वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन को ही पढ़कर बनाया था ना। इंस्पायर्ड है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, पर जो इंडिया और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां होती रहती हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट हो सकता है कि आपको बजाहिर कोई ऐसा एरर नजर ना आ रहा हो, लेकिन आज से 100 साल के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो सूरत हाल ना हो जो आज है, वही वाली हो जो फ्रांस में हो।
और जो तब्दीलियां, जो अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो माइनर अमेंडमेंट्स होते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं चेंज कर सकता कोई, कि डेमोक्रेसी को हटा के जो है कोई मोनार्की ले आए या सेकुलरिज्म को हटा के कोई मनुस्मृति ले आए, इस टाइप के जो है, इसीलिए अमेंडमेंट कहा जाता है। भाई ऐसा हो रहा है, आपको शायद जी, पता जी, नहीं जी. है कि आपको पता नहीं। अच्छा, कितने ही ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने बात कह दी है कि हम संविधान को पूरी तरह चेंज करना चाहते हैं। राइट. नहीं, मैं ये कहता हूं कि सही मुस्लिम साहब, मैं ये कहता हूं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? अक्सरियत, मेजोरिटी का रूल ना, क्योंकि इंडियन साहब मेजोरिटी का रूल, डेमोक्रेसी का की वैल्यू मेन तो यही है ना कि मेजोरिटी जो चाहे वो हो। हाँ, कह सकते हैं, पर पूरी तरह से नहीं। मेजोरिटी मसलन 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी इंडिया की ये चाहे कि मनुस्मृति आएगी जी, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर ना पार्लियामेंट चेंज कर सकता है ना कोई चेंज। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी भी आपके यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में अक्सरियत की विश को, उसकी विल को माना जाता है। अक्सरियत कुछ भी कहना चाहे ऐसे थोड़ी हो सकता है। कल को अक्सरियत कह सकती है कि सबको हिंदू बना दो, जो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो 300-400 लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे वो अब फॉर एवर एंड एवर इंडिया की किस्मत का फैसला करेंगे। यस। तो हम उन 300-400 लोगों को इतना सुपीरियर मान लें कि करोड़ों अरबों लोग जो तारीख में आएंगे उन सबसे ज्यादा अहमियत उनकी है, तो फिर डेमोक्रेसी के चिल्लाने से क्या फायदा अगर अक्सरियत की राय कभी चलेगी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी यही तो होती है ना सर। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाएगी तो उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट करेगा, और अगर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट विल स्ट्रक इट डाउन। जैसे एनजेएसी को 2015 में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, दोनों पार्लियामेंट, आप मुझे वो सारी बातें बता रहे हैं कि जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर होती हैं। मैं तो डेमोक्रेसी के ऊपर जो उसकी बुनियादी वैल्यू है डेमोक्रेसी की, वो क्या है कि जी अक्सरियत का, मेजोरिटी का रूल, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूँ। एक तरफ डेमोक्रेसी में मेजोरिटी का रूल है और दूसरी तरफ नहीं है। दूसरी तरफ माइनॉरिटी भी नहीं, माइनॉरिटी यानी 1% भी नहीं, 250, 400, 500 लोग, उन्होंने बैठकर तारीख के तमाम इंसानों का उस मुल्क में जो पैदा होंगे उनका फैसला कर दिया। दैट्स नॉट फेयर। अच्छा हजरत, एक बात और हमारे इंडियन भाई ने कही कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है कोई अगर अमेंडमेंट होता है, तो अब तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में बात चली गई। अगर वो चाहे तो बदल दे, वो ना चाहे तो रहने दे। हाँ, वो अगर कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, सुपीरियर कौन हुआ फिर, कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट? फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द चलिए ठीक है, मैं उसको मान लेता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, वो मैंने मान लिया। मेरा सवाल यहाँ पर जो प्रोसेस है ना एक डेमोक्रेटिक सेटअप का में जो प्रोसेस होता है उस पर नहीं है। मेरा जो क्वेश्चन है वो डेमोक्रेसी के ऊपर है कि डेमोक्रेसी में भी मेजोरिटी रूल नहीं है। आपने खुद मान लिया मेजोरिटी रूल नहीं है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। मेजोरिटी रूल, अगर कर को मेजोरिटी कुछ भी चाहे तो उसको फॉलो किया जाएगा। अब अगर यही बात अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई एक मजहब अगर चाहे, मजहब के मानने वाले के दो लोग उसके मुताबिक फैसला करें, जिंदगी गुजारें, तो आपको प्रॉब्लम है? क्योंकि मजहब क्या है यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो जब डेमोक्रेसी अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए कि वो क्या है, वो प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ कहते हैं मेजोरिटी रूल, दूसरी तरफ मेजोरिटी रूल नहीं। मजहब क्या है? इस्लाम में तो मुकम्मल डेफिनेशन मौजूद है इस्लाम क्या चीज है। हाँ, उसकी जो डिटेल्स ऑफ द डिटेल्स हैं उनमें कहीं इख्तिलाफ हो सकता है। मुनीर कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़िए, मुनीर कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़िए जो पाकिस्तान में बना था, उसने क्या कहा है। भाई पाकिस्तान इज अ फेल स्टेट। बसालत भाई बैठे हुए यहाँ पर, वो खुद बता देंगे कि इस्लामिकली वो एक फेल स्टेट, हम उसको इस्लामी रियासत नहीं मानते। हो सकता है कि नजरियाती तौर पर हो, लेकिन वो अमली और प्रैक्टिकली नहीं है। ठीक है, और पाकिस्तान की मिसाल हमें ना दिया करें, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना है नहीं। मुसलमान कौन है इसकी कोई डेफिनेशन ही उसने नहीं डिफाइन की मुनीर कमीशन। तो भाई हमें पाकिस्तान में क्या लिखा हुआ है उसके डॉक्यूमेंट में उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कुरान और सुन्नत में क्या लिखा हुआ है। हमें मिसाल दिया करें कुरान और सुन्नत से। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें बताएं कुरान और सुन्नत में क्या लिखा हुआ है। अच्छा इंडियन भाई, एक बात बताए कि डेमोक्रेसी जो है वो हाईजैक हो सकती है कि नहीं हो सकती? हाईजैक मसलन किस सेंस में? एग्जांपल देता हूँ आपको, रशिया में, चाइना में। तो चाइना कौन सी डेमोक्रेसी है? चाइना तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। कभी तो था ना, कभी तो मॉडल उनके स्टार्ट तो वैसे ही किया था उन्होंने। अच्छा रशिया में क्या हुआ, इलेक्शंस होते थे ना वहां पर, होते थे ना? हाँ होते थे भाई। जब इलेक्शन हो रहा है तो डेमोक्रेसी का एक मॉडल ही तो हुआ ना वो। हाँ, वो तो बनाना रिपब्लिक और वैसी डेमोक्रेसीज तो पूरी दुनिया में आपको मिल जाएंगे। बट तो हाईजैक हो गया ना। हाँ, हाईजैक हुआ। अब उसका क्या इलाज है बताओ?
अगर हमारे यहाँ ऐसा हो जाए तो उसका क्या इलाज है? फिर आप क्या करोगे? वही क्या करेंगे, लाइक लोगों को ही जो है, लाइक जो सिस्टम बनाया है वो लोगों ने ही तो बनाया है। नहीं, उसका इलाज है फिर इस्लाम। अब ये और ये पर्सनल वो और है। पास्ट में इस्लाम ने ऐसा करके दिखाया है। जब मोनार्कीज थी उसको तोड़ने वाला इस्लाम था। अगर डेमोक्रेसी, अगर आज का जो सेक्युलरिज्म किसी ने इंट्रोड्यूस किया है सही मायने में, तो इस्लाम ने इंट्रोड्यूस किया है। आप मानते क्यों नहीं इस बात को यार? क्यों मुफ्ती साहब क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ पर इंजेक्ट करूंगा ये बात कि आप सही मुस्लिम साहब, मुझे इस टर्मिनोलॉजी से इख्तिलाफ है कि सही मानों में सेक्युलरिज्म अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आई डोंट नो के, लेकिन जो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे पता था मुफ्ती साहब को इख्तिलाफात होंगे इस पर, इसीलिए मैंने कहा कि मुफ्ती साहब इंटरजेक्ट। नहीं, मैं कुछ और सेंस में बात कर रहा था, मैंने सही टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की, उसके लिए अपोलॉजी। बट बात तो ये, मोनार्की को तो तोड़ा है। हाँ, तो वो बात ठीक है, डिक्टेटरशिप और मोनार्की के खिलाफ है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था एक बार कि जो है मेजॉरिटी हमेशा सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, तो अब जब आप खुद ही इस बात को मान रहे हो तो फिर आपकी जो डेमोक्रेसी है वो तो गई तेल लेने। ठीक है, मेजोरिटी हमेशा सही हो ये कोई जरूरी नहीं। मेरा और आपका जो है ना, इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, वी एग्री कि मेजोरिटी हमेशा सही हो कोई जरूरी नहीं है। अब जब आप ये कहते हैं कि सेक्युलरिज्म इसलिए अच्छा है कि उसमें सबकी बातों को माना जाता है, तो फिर मेजोरिटी तो सही हो, इसकी ये कोई तय बात नहीं है। हम जब ये कहते हैं कि एक इस्लामी रियासत है, इस्लामी रियासत दीन के एतबार से चलेगी, दीन का मतलब है कुरान और सुन्नत। पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट, अफगानिस्तानी डॉक्यूमेंट दीन नहीं है। दीन का मतलब है कुरान और सुन्नत। कुरान और सुन्नत के एतबार से दीन को मुकम्मल तरीके से डिफाइन किया गया। मुसलमान कौन है, माइनॉरिटीज के राइट्स क्या है, हर चीज को वेल डिफाइन कर दिया गया। उसमें किसी के साथ नाइंसाफी नहीं है। माइनॉरिटी राइट्स तो डिफाइन नहीं है ना? डिफाइन है, आपके अलग हैं, बिनौरी टाउन के अलग हैं भाई। फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि माइनॉरिटी राइट्स डिफाइन हैं, पर बिनौरी टाउन तो एकदम बिनौरी टाउन। अच्छा, क्या कह रहा है बताओ, उसका फतवा नंबर बताओ मुझे, क्या कह रहा है कि मुंशी भी नहीं रखा जाता इस्लामिक रियासत में। अरे मुझे बताइए ना कि उसका फतवा नंबर बताइए। तो मैं मोबाइल पे हूँ तो वो मैं आपको ईमेल करूंगा, वो अभी मैं नहीं दे सकता आपको, मैं ईमेल पे आपको भेजूंगा। चले फिर मेरे हिसाब से मुफ्ती साहब बात हो गई। हाँ, बात हो गई है। शेख अहमद सरहिंदी ने भी कहा कि गैर मुस्लिमों को, चले वो जब कहा होगा तो तब देखेंगे। ठीक है इंडियन साहब, हम बात देखें, ये सारी बातें जो है कुरान और सुन्नत से दिखाइएगा मुझको। बाज मर्तबा मुख्तलिफ उलमा अगर बात करते हैं तो वक्ती हालात की वजह से करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें ये पता चल जाए कि माइनॉरिटीज जो हैं वो मुखलिस नहीं है, बल्कि यानी वो इस बात का इम्कान है कि वो रियासत को नुकसान पहुंचा दें, तो वक्ती तौर पर ये कहा जा सकता है कि भाई इनमें से किसी को आप कोई पोजीशन न दें। ठीक है, चूंकि रियासत को नुकसान या स्टेट को नुकसान नहीं होना चाहिए ना। स्टेट को नुकसान हो जाएगा तो अनार्की फैल जाएगी, हर जगह लोग ब्लैकशेड होगा। वक्ती तौर पे रूल्स बदल सकते हैं, वक्ती तौर पर ये इंतजामी है मेरे भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये इंतजामी चीजें जिसका ताल्लुक के माइक्रो मैनेजमेंट से होता है, उन चीजों के अंदर तब्दीली हो सकती है। तो लेकिन एनीवेज आपसे इतनी गुफ्तगू हुई, अगली मरतबा फिर आइएगा। ईमेल, थैंक यू सो मच। ईमेल सुनामी बंद करें, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं पढ़ता भी नहीं आपका ईमेल, बस देख लेता हूँ कि हाँ कुछ है। हाँ, नहीं, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दूंगा, तो फिर जो है तो चले, ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।